नमस्कार, मैं निखिल गुप्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम अध्ययन करेंगे हीगल का। हीगल, जिसका पूरा नाम था जॉर्ज विल्हेम फ्रेडरिक हीगल, जिसका जन्म 1770 में हुआ और मृत्यु 1831 में। हीगल राजनीति विज्ञान में दो बातों के लिए जाना जाता है। ये कहिए कि हीगल से अक्सर दो ही प्रश्न बनते हैं। पहला कि हीगल के दर्शन में जो आदर्शवाद दिखाई देता है उसका क्या महत्व है। दूसरा, हीगल की द्वंद्वात्मक पद्धति से आप क्या समझते हैं। तो वैसे तो हीगल ने और भी कई विचार दिए हैं, लेकिन इन दो विचारों के कारण हीगल राजनीति विज्ञान में प्रसिद्ध है और अक्सर इन्हें ही पूछा जाता है एग्जाम में कि हीगल का आदर्शवाद और हीगल की द्वंद्वात्मक पद्धति। ठीक, तो आज हम जानेंगे हीगल, जिसे दार्शनिकों का दार्शनिक कहा जाता है, उसने आदर्शवाद के बारे में क्या विचार रखे और उसकी द्वंद्वात्मक पद्धति क्या थी। आदर्शवाद राजनीतिक चिंतन की शुरुआत मानी जाती है प्लेटो से। प्लेटो का जो चिंतन था या उसकी जो विचारधारा थी वो आदर्शवादी विचारधारा थी और इसी कारण प्लेटो को आदर्शवाद का जनक कहा जाता है। तो जो विचार प्लेटो व्यक्त करता है, कुछ कुछ वैसे ही विचार हीगल भी व्यक्त करता है। इसीलिए प्लेटो को आदर्शवाद का जन्मदाता और हीगल को आदर्शवाद के चरम रूप के रूप में देखा जाता है। ठीक, तो सबसे पहले समझते हैं आदर्शवाद क्या है। देखिए, दो चीजें होती हैं, एक आदर्शवाद, एक यथार्थवाद। ये दो विपरीत शब्द हैं। अगर कोई आदर्शवादी है, इसका मतलब ये है कि वो समाज में सकारात्मक बदलाव लाने चाहता है, समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने चाहता है, वो कुछ नया करना चाहता है, अच्छा करना चाहता है। ठीक, ये हो जाता है आदर्शवाद। दूसरा, यथार्थवाद, मतलब समाज में जो भी कुछ है, जैसा भी कुछ है, उसे उसी रूप में स्वीकारना, चाहे वो गलत है, चाहे वो नकारात्मक है, उसे वैसा ही स्वीकारना, यह है यथार्थवाद। उसे वैसे ही रूप में स्वीकारने का मतलब ये नहीं है कि गलत को बढ़ावा देना है या नकारात्मकता को बढ़ावा देना है। उसे वैसा ही स्वीकारना है, लेकिन अब हम उसे स्वीकार लिया है तो अब हम उससे आगे बढ़ सकते हैं। ठीक, आदर्शवाद होता है कि वो कुछ देखना ही नहीं चाहता, जो कुछ गलत है उसे देखना ही नहीं है, बस अच्छा ही अच्छा सोचना है, अच्छे स्वप्न देखने हैं, अच्छे विचार रखने हैं, अच्छी कल्पनाएं करनी है और फिर उन्हीं के अनुसार चीज़ों को वास्तविकता प्रदान करनी है। ये होता है आदर्शवाद। ठीक, तो हीगल में आदर्शवाद का चरम रूप दिखता है। अब समझते हैं कैसे। सबसे पहले हीगल ने राज्य को एक नैतिक संस्था माना है। इससे पहले कुछ जो विचारक हुए हैं वो राज्य को नैतिक नहीं मानते थे। विशेषकर जितने भी उदारवादी विचारक हैं, व्यक्तिवादी विचारक हैं, वो राज्य को सीमित करना चाहते हैं, राज्य को नकारात्मक मानते हैं। नकारात्मक इसलिए क्योंकि राज्य व्यक्ति की स्वतंत्रता को सीमित कर देता है। लेकिन इनके विपरीत हीगल राज्य को एक नैतिक संस्था मानता है, एक अच्छी संस्था मानता है और उसका विचार है कि मनुष्य का विकास, व्यक्तियों का विकास राज्य में रहकर ही हो सकता है, राज्य से बाहर नहीं हो सकता। अगर कोई जंगल में रह के सोचे कि वो अपना विकास कर ले तो वो ऐसा नहीं हो सकता। उसे राज्य में, समाज में रहना ही होगा, तभी वो अपना विकास कर सकता है। ठीक, दूसरी बात, राज्य साध्य है, व्यक्ति साधन। मैं अपनी पिछली कक्षाओं में भी ये कई बार बता चुका हूँ कि राजनीति विज्ञान में इस बात की एक लंबी डिबेट चलती है कि राज्य को साध्य माना जाए या व्यक्ति को। तो बहुत सारे विचारक हैं जो राज्य को साध्य मानते हैं, बहुत सारे विचारक हैं जो व्यक्ति को साध्य मानते हैं। तो हीगल ऐसा विचारक है जो राज्य को साध्य मानता है,
व्यक्ति को साधन। मतलब राज्य प्रमुख है और व्यक्तियों का ये कर्तव्य है कि वो राज्य के विकास में सहायता करें, सहयोग करें। ठीक, अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है राज्य आंतरिक व बाह्य दृष्टि से सर्वशक्तिमान है। इसका मतलब ये है कि राज्य पर कोई नियंत्रण नहीं है। आदर्शवादियों की ये प्रमुख विशेषता रही है कि वो राज्य को सर्वोच्च स्थिति देते हैं। उसके बाद जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे वो समाज हो, चाहे धर्म हो, चाहे व्यक्ति हो, चाहे परिवार हो या अन्य संस्थाएं हो, वो सब राज्य के नीचे आती हैं। सबसे ऊपर वो रखते हैं राज्य को। ठीक, तो राज्य आंतरिक व बाह्य दृष्टि से सर्वशक्तिमान है, सारी शक्ति उसके पास है। ये कौन बता रहा है? हीगल, अपने आदर्शवाद के अंतर्गत। आपको ये बात समझनी है कि यहाँ जितने भी पॉइंट्स आ रहे हैं वो आदर्शवाद के भी सिद्धांत हैं और वो हीगल के भी सिद्धांत हैं। ठीक, तो अगले पॉइंट्स की तरफ बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है व्यक्ति की स्वतंत्रता राज्य की आज्ञा पालन में ही है। मतलब यदि कोई व्यक्ति स्वतंत्र होना चाहता है तो उसे राज्य के आदेशों का पालन करना चाहिए। इसके विपरीत व्यक्तिवादी विचारक ये कहते हैं कि राज्य को कोई कानून ही नहीं बनाने चाहिए, कोई आदेश ही नहीं देना चाहिए, तभी व्यक्ति स्वतंत्र हो सकता है। लेकिन आदर्शवादियों में और व्यक्तिवादियों में यही अंतर है। आदर्शवादी कहते हैं कि व्यक्ति की स्वतंत्रता राज्य की आज्ञा पालन में ही है। यहाँ थोड़ा सा और भी आगे बढ़ते हैं। मुसोलिनी और हिटलर के नाम आप सभी लोगों ने सुने होंगे और ये भी जानते होंगे कि ये विश्व के सबसे बड़े तानाशाह रहे हैं। मुसोलिनी इटली में रहा है, हिटलर जर्मनी में। ठीक, ये दोनों भी यही बात कहते थे कि व्यक्ति की स्वतंत्रता राज्य की आज्ञा पालन में है। लेकिन इन दोनों की जो विचारधारा थी वो थी सर्वाधिकारवादी। कौन सी? सर्वाधिकारवादी। सर्वाधिकारवाद का मतलब होता है एक ऐसा राज्य या एक ऐसी शासन व्यवस्था जो सारे अधिकार अपने पास रखती है और व्यक्तियों से किसी भी आदेश का पालन कराने के लिए स्वतंत्र होती है, उसे बोलते हैं सर्वाधिकारवाद। तो मुसोलिनी और हिटलर की विचारधारा थी सर्वाधिकारवाद। तो सर्वाधिकारवादी विचारधारा का भी सिद्धांत यही है कि व्यक्ति को राज्य के अधीन कर दिया है और राज्य को सर्वोच्च स्थिति प्रदान की है। आदर्शवादी भी यही कर रहे हैं, उन्होंने व्यक्ति को राज्य के अधीन कर दिया है। ठीक, आदर्शवादी भी यही कर रहे हैं कि उन्होंने व्यक्ति को राज्य के अधीन कर दिया है। लेकिन अंतर है इसमें, आदर्शवादी व्यक्ति पर कठोर नियंत्रण लगाने के पक्ष में नहीं है। व्यक्ति का अस्तित्व आदर्शवाद में बना रहता है, उसकी स्वतंत्रता भी बनी रहती है, लेकिन सर्वाधिकारवाद में कुछ नहीं बचता। सर्वाधिकारवाद में व्यक्ति पूरी तरह से गुलाम हो जाता है, दास हो जाता है। जो शासक ने कहा है वही करना है, नहीं तो फिर मृत्यु निश्चित है। ठीक, तो ये अंतर है। अगला, राज्य अधिकारों का जन्मदाता है। मतलब राज्य जो भी आदेश देता है, जो भी कानून बनाता है, उन्हीं से अधिकारों का जन्म होता है। यदि राज्य हमारे लिए कोई कानून बना रहा है तो उसे ऐसे नहीं देखना है कि वो हमारी स्वतंत्रता को सीमित कर रहा है या हमारे खिलाफ कुछ साजिश या षड्यंत्र रच रहा है। नहीं, यदि राज्य अगर कोई कानून बनाता है तो वो अधिकारों का एक तरह से जन्मदाता है। ठीक, अगला, व्यक्ति और राज्य में कोई विरोध नहीं है। देखिए, व्यक्ति और राज्य, बहुत से विचारक ऐसे हैं जैसे उदारवादी हैं या व्यक्तिवादी हैं, वो व्यक्ति और राज्य में विरोध मानते हैं। ये मानते हैं कि ये दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं, विलोम है। या तो व्यक्ति रहेगा या राज्य रहेगा। अगर व्यक्ति को विकास करना है तो राज्य नहीं होना चाहिए। दूसरी तरफ ऐसे भी विचारक हैं जो कहते हैं कि राज्य सर्वोच्च स्थिति पे है, व्यक्ति निम्न स्थिति पे है। जबकि आदर्शवादी ये कहते हैं कि इनमें कोई विरोध ही नहीं है।
इन दोनों का स्वतंत्र अस्तित्व है और दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। दोनों ही एक दूसरे के विकास के पर्याय हैं। ठीक। अगला, राजनीतिक व नैतिक कर्तव्यों में अंतर नहीं मानना। मतलब आदर्शवादी, विशेषकर हीगल, ये मानता है कि जो राजनीतिक दृष्टि से गलत है वो नैतिक दृष्टि से भी गलत होगा, और जो नैतिक दृष्टि से गलत है वो राजनीतिक दृष्टि से भी गलत होना चाहिए। ठीक। दूसरी तरफ मैकियावेली कैसा विचारक था? मैकियावेली कहता था कि हमें तो राज्य की चिंता करनी है, साधन आदरणीय समझे जाएंगे, साधनों की सर्वत्र प्रशंसा की जाएगी। मतलब उसका नैतिकता से कोई लेना देना नहीं था। वो ये कहता था, अपने राजा को सलाह देता था कि बस राज्य की रक्षा करो, चाहे जो भी साधन अपनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आदर्शवादी क्या कहते हैं, या हीगल क्या कहता है कि नैतिकता का भी उतना ही ध्यान रखा जाना चाहिए जितना लक्ष्यों को रखा जा रहा है। जो नैतिक रूप से गलत है वो राजनीतिक रूप से कभी भी सही नहीं हो सकता। ये आदर्शवाद है, हीगल का आदर्शवाद। ठीक। मैं उम्मीद करता हूँ कि हीगल हीगल के आदर्शवाद को आप समझ पाए होंगे। अब जो हीगल पे एक अगला प्रश्न बनता है वो बनता है उसकी द्वंद्वात्मक पद्धति को लेकर। इस द्वंद्वात्मक पद्धति का प्रयोग आगे चलकर कार्ल मार्क्स ने भी किया था, लेकिन इसकी जो शुरुआत की थी वो हीगल ने की थी। अब ये द्वंद्वात्मक पद्धति क्या होती है? अपनी द्वंद्वात्मक पद्धति की व्याख्या करते हुए हीगल ये बताता है कि मानव समाज का विकास कभी भी एक सीधी रेखा में नहीं होता, वो हमेशा टेढ़ी मेढ़ी रेखा में होता है, संघर्षों से होता है। जैसे उसने ये बताया है कि सबसे पहले एक वाद होता है, मतलब एक पक्ष होता है, कुछ समय तक वो चलता है, फिर उसका एक प्रतिवाद पैदा होता है। प्रतिवाद मतलब उसका एक विरोधी पैदा होता है या उसका विलोम पैदा होता है, फिर दोनों में टकराव होता है, फिर उन दोनों के टकराव से एक संवाद की स्थिति आती है। तो इस तरह से वाद, प्रतिवाद और संवाद के माध्यम से समाज का विकास होता है। ठीक। और ये जो प्रक्रिया है ये स्वतः संचालित होती है और स्वतः प्रेरित होती है। और इस द्वंद्वात्मक पद्धति में हीगल ने विचार को प्रमुख माना है, पदार्थ को गौण। मतलब अब देखिए, विचार प्रमुख है, मतलब हीगल ये कह रहा है कि किसी भी व्यक्ति के जैसे विचार होंगे वो उसके वैसे ही कार्य होंगे, वैसा ही आचरण होगा, वैसा ही व्यक्तित्व होगा। ये हीगल कह रहा है। दूसरी तरफ कार्ल मार्क्स जैसे विचारक हैं जो पदार्थ को महत्वपूर्ण मानते हैं। वो क्या कहते हैं कि व्यक्ति की जैसी परिस्थितियां होंगी, जैसी परिस्थितियों में वो होगा वैसे ही उसकी सोच होगी, वैसे ही विचार होंगे, वैसे ही उसके आचरण होंगे। ये कार्ल मार्क्स कह रहा है। तो दोनों विरोधी विचारक हैं। ठीक है। तो हीगल विचार को प्रमुख मानता है, कार्ल मार्क्स पदार्थ को प्रमुख मानता है। द्वंद्वात्मक पद्धति की व्याख्या करते हुए हीगल ने यह कहा कि संघर्ष ही विकास का माध्यम है। मतलब यदि समाज में संघर्ष हो रहे हैं, व्यक्तियों के बीच संघर्ष हो रहे हैं, तो वो अच्छे हैं, क्योंकि इन्हीं के माध्यम से विकास होता है। और इसी कारण उसने अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में अपने युद्ध संबंधी विचार दिए और उसने युद्धों का समर्थन किया। उसने ये बताया कि शांति भ्रष्ट करती है और पूर्ण शांति पूर्णता भ्रष्ट करती है। तो यदि अगर विश्व को विकासशील रहना है, पहले से ज़्यादा आधुनिक बनना है, तो उसे युद्धों की ज़रूरत है। मानव इतिहास में जितने भी युद्ध हुए हैं उन्होंने मानवीय सभ्यता को आगे बढ़ाया है। तो हीगल इस तरह से युद्धों का समर्थन करता है। ठीक। तो अभी तक आप हीगल, उसका आदर्शवाद, उसकी द्वंद्वात्मक पद्धति और उसके युद्ध संबंधी विचार समझ चुके हैं। अब आइए आगे बढ़ते हैं और उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करते हैं। सबसे पहले हीगल की जो प्रमुख पुस्तकें हैं वो कौन कौन सी हैं? अक्सर ये पूछा जाता है कि हीगल की पुस्तकें कौन सी हैं, क्योंकि उसने काफ़ी सारी
पुस्तकें लिखी थी और सभी महत्वपूर्ण हैं और अक्सर एग्ज़ाम्स में पूछी जाती हैं। तो उसने जो प्रमुख पुस्तकें लिखी हैं उसमें पहली है फ़िलॉसफ़ी ऑफ लॉ, फ़िलॉसफ़ी ऑफ राइट, फ़िलॉसफ़ी ऑफ हिस्ट्री। ठीक? तो 3 पुस्तकों के नाम तो फ़िलॉसफ़ी से ही हैं, तो इन्हें याद करना थोड़ा-सा आसान है। फ़िलॉसफ़ी ऑफ लॉ, फ़िलॉसफ़ी ऑफ राइट, फ़िलॉसफ़ी ऑफ हिस्ट्री। अगली जो उसकी पुस्तक है वो है साइंस ऑफ लॉजिक। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी। ठीक? इसके बाद हीगल का एक प्रसिद्ध कथन है जो अक्सर हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है राजनीति विज्ञान के, वो ये कि राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है। ये किसका कथन है? तो ये हीगल का कथन है। अगला, उग्र आदर्शवाद का प्रतिपादक कौन है? तो हीगल है। सर्वाधिकारवाद का समर्थक कौन है? हीगल। युद्ध मानव जाति के विकास के लिए जरूरी है। ये कथन किसका है? हीगल का। दार्शनिकों का दार्शनिक किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है हीगल को। तो आज हमने हीगल, उसका आदर्शवाद, उसकी द्वंद्वात्मक पद्धति, उसके युद्ध संबंधी विचार समझे और उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को भी जाना। इस क्लास में इतना ही। यदि आप पॉलिटिकल साइंस या उससे संबंधित वीडियो को जानना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल का नाम है निखिल सर एजुकेशन। वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अभी के लिए इतना ही, शेष अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।